नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सुकमा जिले के दोरनापाल थाना क्षेत्र के पेंटा गांव में सहायक आरक्षक की डंडे और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सहायक आरक्षक वेट्टी भीमा एसआईबी में पदस्थ था। पेंटा गांव के पुजारी पारा में रात करीब 10:30 बजे 5 अज्ञात लोग पहुंचे और सहायक आरक्षक को घर से निकालकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। नक्सलियों पर वारदात का शक जताया जा रहा है, जिसकी सूचना जवान की पत्नी ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तफ्तीश जारी है। तो सुकमा जिले के दोरनापाल थाना क्षेत्र के पेंटा गांव में सहायक आरक्षक की डंडे और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सहायक आरक्षक वेट्टी भीमा एसआईबी में पदस्थ था। पेंटा गांव के पुजारी पारा में रात करीब 10:30 बजे 5 अज्ञात लोग पहुंचे और सहायक आरक्षक को घर से निकालकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। नक्सलियों पर वारदात का शक जताया जा रहा है, जिसकी सूचना जवान की पत्नी ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तफ्तीश जारी है। तो सहायक आरक्षक की हत्या कर दी गई है। नक्सलियों पर हत्या करने का शक यहां पर जताया जा रहा है। देर रात की यह घटना है। पुलिस अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तफ्तीश लगातार जारी है। सहायक आरक्षक की लाठी डंडे और धारदार हथियार से हत्या की गई है। दोरनापाल थाना क्षेत्र के पेंटा गांव की यह घटना है। मृतक आरक्षक वेट्टी भीमा एसआईबी में पदस्थ था। नक्सली वारदात की आशंका जताई जा रही है। रात करीब 10:30 बजे 5 अज्ञात लोगों ने हत्या की है। इस वारदात को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बीजापुर और नारायणपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में पालनार के जंगल में नक्सल कैंप को ध्वस्त किया गया। यहां से नक्सल सामग्री समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए, जिसमें बीमारी से मरने वाले नक्सलियों के नाम भी है। साथ ही दस्तावेजों में पीएलजीए बटालियन के कैडर समेत दूसरे नक्सलियों की भी जानकारी है, जिसमें यह भी पता चला है कि बीमारी से बचने के लिए कई नक्सली कैडरों ने संगठन छोड़ा है। इधर नारायणपुर में कोहका मेटा पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक नक्सली को गिरफ्तार किया। इरक भट्टी ग्राम से इसे पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए नक्सली का नाम सन्नू राम पुटाई है। यह संगठन में इरक भट्टी जनताना सरकार का सक्रिय सदस्य है, जो कि कई वारदात में शामिल रहा। तो लगातार नक्सलियों पर नकील कसा जा रहा। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीजापुर और नारायणपुर की ये 2 तस्वीरें हैं, जहां नक्सल कैंप को ध्वस्त किया गया, कई सामग्री यहां से बरामद की गई, तो दूसरी ओर एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। यह नक्सली कई वारदातों में शामिल रहा। एक बड़ी कामयाबी यहां पर जवानों को मिली है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 9,717 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 199 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 8,73,060 संक्रमित छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं, तो वहीं अब तक 10,941 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कल 12,440 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,40,283 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,21,836 पहुंच गई है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 847 नए मरीज मिले, तो वहीं रायपुर में 509 और बिलासपुर में 566 नए केस सामने आए। तो हालांकि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमितों की जो मिलने की संख्या है उसमें कमी आई है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं उस पर अभी भी चिंता बनी हुई है। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है।
रायगढ़ में कल सबसे ज्यादा मामले सामने आए, 847 मरीज यहां मिले। तो रायपुर में 509 और बिलासपुर में 566 नए केस सामने आए हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा की आज वर्चुअल बैठक होगी। शाम 6 बजे भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ये बैठक लेंगे। बैठक में संगठनात्मक चर्चा के अलावा संक्रमण काल में किसान मोर्चा द्वारा किए गए कार्यों समेत के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा की आज वर्चुअल बैठक होगी। शाम 6 बजे भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ये बैठक लेंगे। बैठक में संगठनात्मक चर्चा के अलावा संक्रमण काल में किसान मोर्चा द्वारा किए गए कार्यों समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। चलिए, और आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का। प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, आज दिन भर की बात करें तो क्या कुछ खबरों में खास रहेगा? बिल्कुल, लगातार संक्रमण के जो मामले हैं वो घट रहे हैं और आज उस पर जो है एक राहत की बात मानेंगे श्रवण हम कि 9000 के आसपास जो है मामले सामने आए हैं और डिस्चार्ज होने वालों के जो आंकड़े हैं वो 12000 को पार कर चुके हैं। यानी कि लगातार रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। रिकवरी रेट बेहतर होना कहीं ना कहीं एक राहत की बात हो जाती है, क्योंकि जब प्रदेश में संक्रमित से ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगते हैं तो हालात में सुधार देखने को मिलते हैं। और हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर या दुर्ग जिले की बात करें तो जो त्राही मची हुई थी वो स्थिति अब कहीं ना थोड़ी हो रही है। हालांकि चिंता की बात अभी भी यही बनी हुई है कि ये संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार रहा है और वहाँ पर कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, क्या कुछ प्लानिंग वहाँ के लिए की जाए, इस पर अभी बहुत कुछ खास नहीं हो पाया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ज़रूर ये बात कही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए फिलहाल एक यही नीति है कि वहाँ जागरूकता फैलाई जाए। जागरूकता संक्रमण को लेकर, जागरूकता किस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या कोरोना को लेकर जो नियम है उस पर बात करने को लेकर फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण फैल रहा है उसको किस तरीके से काबू किया जाए, इसके लिए कोई बहुत अच्छी नीति नहीं है। और इस वक्त इसी तरीके की नीति की ज़रूरत है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। छत्तीसगढ़ जो कि आदिवासी इलाका है, यहाँ पर बहुत जंगल का भी क्षेत्र है, वहाँ भी संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो इन क्षेत्रों के लिए भी एक अलग तरीके की रणनीति की ज़रूरत है इस वक्त। और राहत की बात यह भी है कि मोर्टेलिटी रेट में भी इन दिनों हम कमी देख रहे हैं। कल 299 मामले सामने आए और इससे पहले 172 मामले, माफ़ कीजिएगा, बीते 24 घंटे में 199 मामले सामने आए और इससे पहले 172 जो है मामले थे। और ये आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं क्योंकि मोर्टेलिटी रेट एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। हम देख रहे थे कि रोज़ाना जो मोर्टेलिटी रेट के आंकड़े सामने आ रहे थे वो 250 के पार थे। अब इसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है और ये राहत की बात है। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा जो है वो बैठक लेने वाली है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जो हैं वो बैठक लेंगे। उस बैठक में संक्रमण के इस दौर में लॉकडाउन का समय रहा है, ऐसे में किसानों के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, किसानों के लिए क्या रणनीति बनाई जाए और किसानों को किस तरीके से साधा जाए, इस तमाम विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही संक्रमण की क्या स्थिति है प्रदेश में, इस पर भी वो चर्चा करेंगे। शाम 6 बजे से ये बैठक शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम किसान नेता इसमें शामिल होंगे और संक्रमण, कोरोना, लॉकडाउन, इन तमाम चीज़ों से किसानों को किस तरीके से राहत दी जाए, किसानों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर दिन भर IBC 24 की नज़र रहने वाली है। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, बढ़ते आगे ग्वालियर से खबर, जहां डॉक्टरों के बाद अब नर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन को ज्ञापन आज दिया गया। सांकेतिक रूप से धरने पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले धरने पर बैठेंगे। जय आरोग्य अस्पताल में नर्सेस की भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां डॉक्टरों के बाद अब नर्सेस हड़ताल पर जा रहे हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन को ज्ञापन दिया और आज से सांकेतिक रूप से धरने पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन होगा। जय आरोग्य अस्पताल में नर्सेस की भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो चलिए, आज ग्वालियर में नर्सों की हड़ताल होगी। डॉक्टरों के बाद
अब नर्सों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान उन्होंने किया है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की डीन को उन्होंने ज्ञापन दिया है। आज सांकेतिक रूप से धरने पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले नर्स आज धरने पर बैठेंगे। जयरोग अस्पताल में नर्सेस की भर्ती की मांग कर रही हैं। नासिर गौरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नासिर, नर्सों की आज हड़ताल होने वाली है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, नर्सेज लगातार लंबे समय से मांग कर रही थी कि नर्सों का जो स्टाफ है ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में बढ़ाया जाए, क्योंकि जो पुराने नर्स थे उनकी मार्फत से कोविड के जो भर्ती मरीज है उनका इलाज किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार वो कोविड के शिकार हो गए। कुछ नर्सों की डेथ भी हो गई है। तो आज इसी को लेकर आज नर्स डे है, तो उसी को लेकर आज सांकेतिक रूप से धरने पर बैठेंगे और उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन करने पर भी चली जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,754 कोरोना के मरीज मिले। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 94 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कल 9,517 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 1,11,366 पहुंच गई है। इसके साथ ही अब तक 6,51,232 संक्रमित मिले हैं। तो वहीं अब तक 6,595 मरीजों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,754 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। तो वहीं 24 घंटे में 94 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश डिस्चार्ज हुए एक्टिव मरीजों की संख्या 1,11,366 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 6,51,232 संक्रमित मिल चुके हैं। तो वहीं अब तक 6,595 मरीजों की मौत हुई है। तो 9,754 नए मरीज मिले, तो 9,517 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए, कल डिस्चार्ज हुए। 94 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा की और प्रदेश के जिलों में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य, मंत्री, अधिकारियों के साथ जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना का टेस्ट हर नागरिक का अधिकार है। जो भी टेस्ट कराना चाहेगा उसका निःशुल्क टेस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र चालू हो जाएंगे और जहां सिटी स्कैन मशीनें लगाई जानी है उन्हें जल्दी लगाया जाए। जिन अस्पतालों में चिकित्सा स्टाफ की कमी है, कलेक्टर संविदा पर तुरंत भर्ती कर लें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के उपरांत ब्लैक फंगस नामक रोग के कुछ मामले सामने आए। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी को प्रदेश के सब अस्पतालों में भिजवाया जाए और वहां निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इस रोग का इलाज किया जाए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नया रायपुर में निर्माण कराए जा रहे नए विधानसभा परिसर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस एक ओर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध करती है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार नए विधानसभा परिसर का निर्माण करा रही है। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सेंट्रल विस्टा का विरोध करने वाली कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जरूरत न होते हुए भी हजारों करोड़ रुपए से नया विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री महल, मंत्री महल, हज महल बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र से देश की जनता वाकिफ है। जेपी नड्डा के पत्र पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास खुद का विधानसभा भवन नहीं है, इसलिए नया रायपुर में नया विधानसभा भवन बना रहे ताकि जबकि देश के पास ऐतिहासिक संसद भवन है। कोरोना काल में नए संसद भवन का कोई औचित्य नहीं है। सोनिया जी ने सेंट्रल विस्टा की बात की। आज छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ जहां की 70% से ज्यादा आबादी आर्थिक रूप से कमजोर आबादी है, वहां पर यहां की राज्य सरकार, यहां के मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री का महल बनवा रहे हैं, मंत्रियों के महल बनवा रहे हैं, विधानसभा भवन बनवा रहे हैं, राजभवन बना रहे हैं। और जहां तक सेंट्रल विस्टा की बात है तो कांग्रेस की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई तत्कालीन लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार जी ने यह प्रस्ताव रखा था
और उसके आधार पर यह बनाया जा रहा था। कांग्रेस हमेशा दोहरी नीति अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बयान और ट्वीट को देखकर हंसी आती है। राज्य और केंद्र की परिस्थितियां अलग अलग होती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होंगे। क्या इतने पैसे में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को हम सुधार नहीं सकते? भारतीय जनता पार्टी की कोरोना की जो नीतियां हैं वो जनता की मददगार साबित नहीं हो पा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी पर सियासत जारी है। केंद्रीय नागरिक सरकार पर इस फैसले को लेकर निशाना साधा। उन्होंने शराब की होम डिलीवरी को कांग्रेस पार्टी का पाखंड बताया। पुरी ने लिखा कि आपदा में जब पूरा देश लोगों की जान बचाने में लगा है, तब छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता घरों तक शराब पहुंचाना है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी लिखा कि टेस्टिंग, दवाई और वैक्सीन के लिए तो लाइन लगी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में दारू ऑनलाइन बिक रही है। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में सरकार ने शराब की दुकानें खुलवा दी, तो क्या बीजेपी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में भी खोल दी जाए? सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में वैक्सीनेशन से लेकर सभी जिलों में कोरोना के हालात पर चर्चा की गई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से कैसे लड़ें, इस पर चर्चा हुई। हर जिले की रिपोर्ट ली गई। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ में हालत सुधर रहे हैं। ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की स्थिति सुधरी है। आंध्र प्रदेश को लेकर कहा जाता था कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ देश के 9 राज्यों को ऑक्सीजन दे रहा। पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया कि देश में कोरोना बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने 70 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन के ऑर्डर दिए हैं। लॉकडाउन को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा तो छत्तीसगढ़ में संभव है इसे बढ़ाया जाए। वहीं शराब की होम डिलीवरी पर बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि देश भर में तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की सीमा कई राज्यों से लगी हुई है। सभी राज्यों के हालात पर चर्चा की गई। आंध्र प्रदेश से आने वाले नए स्ट्रेन को लेकर भी बात हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना से कैसे लड़े, उसके साथ साथ हर जिलों का रिपोर्ट कार्ड लिया गया कि क्या कमियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। तो शासन स्तर में उसको नोट किया गया है। उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। वहां का भी जो अभी जो नया वायरस 440N करके बस्तर में प्रवेश किया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का और कैसा विस्तार किया जा सकता है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ भी संभव होगा छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के सांसद, विधायकों की मीटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस न सरकार और न पार्टी के तौर पर काम कर रही है। इस कोरोना संक्रमण काल में कांग्रेस फील्ड से पूरी तरह गायब है। केंद्र द्वारा दिए मुफ्त राशन का वितरण नहीं हो रहा। केंद्र द्वारा मजदूर कल्याण का 1000 करोड़ रुपए अब तक नहीं बांटा गया। यह सरकार सिर्फ बात कर रही है। राज्य सरकार के पास युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए पैसे नहीं है। राज्य सरकार यह साफ करे कि 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने हैं। 35 लाख वैक्सीन केंद्र भिजवा चुकी है। वो बताएं कि 18+ के 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का क्या प्लान है। वहीं शराब की होम डिलीवरी को लेकर कहा कि यदि सरकार शराब घर घर पहुंचा सकती है तो किसानों का धान मंडियों के जरिए घर घर जाकर क्यों नहीं खरीद सकती। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकाल में शराब की जगह अमृत पहुंचा रही थी क्या? छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा है। अवैध रूप से शराब आ रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार यदि ऑनलाइन शराब बेच रही तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा? 70 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना है। उसमें से 65 लाख वैक्सीन अभी तक केंद्र सरकार उपलब्ध करवा चुकी है। ये सरकार बताए कि जो 1 करोड़ 35 लाख नौजवानों के लिए उनके जीवन की रक्षा करने के लिए 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, उनके लिए इनकी कार्य योजना क्या है? अन्य प्रदेशों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कोरोना रिकवर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रोपोगेंडा, झूठ की राजनीति, फेक की राजनीति सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर रही है।
बढ़ते आगे नरसिंहपुर के शख्स ने जबलपुर के सुधा हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उसने जबलपुर कलेक्टर के नाम हॉस्पिटल के खिलाफ पत्र लिखकर शिकायत भी की है। नरसिंहपुर के ग्राम बहरपोंडी निवासी दशरथ सिंह कुर्मी के मुताबिक उसके हाथ का ऑपरेशन करने के बाद अस्पताल प्रशासन ने उसे जबरन मृत घोषित करने की कोशिश की थी और उसे काले प्लास्टिक में लपेटने लगे थे। दशरथ सिंह के मुताबिक वो 3 मई को जबलपुर के सुधा हॉस्पिटल जबलपुर में भर्ती हुआ था। 5 मई को सुधा हॉस्पिटल में दशरथ के हाथ का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के तुरंत बाद हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर और कर्मचारी दशरथ को काली पन्नी में पैक करने लगे। उसने शिकायत में कहा कि उसने अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों को बात करते हुए सुना कि पंचनामे पर इसकी पत्नी के साइन करवा लो और 3-4 घंटे यहीं पड़े रहने दो, जिसका अच्छा पैसा मिलेगा। किसी तरह वो ऑपरेशन थिएटर से निकलकर बाहर आया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। मामला खुलने पर दशरथ सिंह ने अस्पताल पर उसे बंधक बनाने का भी आरोप लगाया और इसके एवज में 70,000 रुपए की मांग की। किसी तरह 40,000 लेने के बाद अस्पताल से उसे छोड़ा गया। पत्नी से पंचनामा के साइन करवा लिए तो इतने में हमने तो इसको रस्सी लो गई, इसको कस दो गई। 2-3 घंटा यहाँ पर पड़ा रहेगा, फिर नगर पालिका वालों को 5 बजे उठवा देंगे। साइन करने के बाद मैंने पूछा कि आपने ये कौन सा पेपर है? बोले नहीं आंटी जी, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी रहती है, इसमें तो साइन करने पड़ते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को एक दूसरा पेपर दिया तो बोले इस पर भी साइन हो गए। मैंने बोला बार साइन क्यों होंगे, एक बार साइन हुआ तो नहीं वो करना पड़ता। मैंने दूसरे पेपर भी साइन कर दिया। आदिवासी बहुल्य उमरिया जिले के मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई। उपचार के दौरान एम्बुलेंस न होने से मृत आदिवासी का शव परिजन दोपहिया वाहन में रस्सी से बांधकर ले गए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उमरिया जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर मानपुर क्षेत्र में हुई इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। पतौर गांव के 35 साल के सहजन कोल को पेट दर्द की शिकायत पर मानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन कुछ ही देर में सहजन की मौत हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन नहीं था और नहीं कोई मदद के लिए सामने आया। तब परिजनों ने शव को मोटरसाइकिल में रस्सियों के सहारे बांधकर घर ले गए। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन न होने की बात स्वीकार की, लेकिन अचानक मृत्यु के बाद परिजन कोविड प्रोटोकॉल से बचने जल्दबाजी में शव ले गए। बहरहाल इस मामले में बीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। एम्बुलेंस तो नहीं मांगे। धार जिले के आयुर्वेदिक चिकित्सक के निजी वाहन से कोविड मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां जब्त की गई है। वहीं चिकित्सक के क्लिनिक पर एलोपैथिक तरीके से संदिग्ध मरीजों के उपचार की बात भी सामने आई है। धार के ग्राम धरावरा कोविड सेंटर के पास डॉक्टर के निजी वाहन में बड़ी मात्रा में दवाइयां रखी होने की सूचना मिली। सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस ने जांच करने के बाद वाहन को जब्त कर लिया। वाहन मालिक एक आयुर्वेदिक चिकित्सक घनश्याम जाट निकला, जिसका एक निजी क्लिनिक भी नालछा क्षेत्र में संचालित होने का पता चला है। वहीं जांच दल को नालछा के क्लिनिक में एलोपैथी पद्धति से उपचार कराते मरीज मिले। मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट शिवांगी जोशी ने दवाओं को जब्त कर मरीजों को धार अस्पताल में आइसोलेशन के लिए भेज दिया। वहीं आयुर्वेदिक क्लिनिक को सील कर चिकित्सक पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। लोगों को चार्ज कर इनसे इनको एडमिट करके इनका उपचार कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए हमने अभी फिलहाल इनका जो क्लिनिक है उसको सील कर रहे हैं और इन पे एफआईआर दर्ज हो रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।